हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारे नवंबर का करंट अफेयर्स, जिसमें ये उसका सेकेंड लेक्चर है फर्स्ट वीक का। राइट, तो ये फर्स्ट वीक का सेकेंड लेक्चर है। इसके अंदर हमने जो टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं, दीज टॉपिक्स आर लाइक दिस। SCO यानी कि सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीमस्टेक एक हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ग्रुपिंग है। एक्चुअली रीजनल ग्रुपिंग जो इंडिया जिसमें पार्टिसिपेट करता है उसके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेवा जस्ट एक NGO है। विक्रम अभी हमने फर्स्ट टाइम यानी पहली बार हमने खुद से एक प्राइवेट रॉकेट बना करके लॉन्च किया है। प्रारंभ मिशन ये उसी से रिलेटेड है। देन कोरोनल होल्स ये सन के बारे में है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन यानी पिग की हार्ट ह्यूमन के अंदर भी लगाई जा रही है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जस्ट एक रिपोर्ट है जिसके बारे में आपको सिर्फ इतना जानना होता है कि किसने रिलीज किया है। मथुरा वृंदावन टारगेट कार्बन न्यूट्रल टारगेट 2041। मीथेन अलर्ट सिस्टम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन ग्राउंड वाटर, ये सारे कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं। देखते हैं इन टॉपिक्स में और डिटेल में क्या क्या है। राइट, तो अभी नाउ द थिंग इज कि SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान ये सारे इसके मेंबर हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान भी इसके दोनों के दोनों हम यानी कि वी इंडियन इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों की वजह से काफ़ी लड़ाई होती है इस पे SCO में। और इसकी मीटिंग भी काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही थी क्योंकि चाइना ने जब बुरी अटैक किया तो इंडिया उसको अपोज कर रहा था और SCO की जो मीटिंग थी वो सारी ठप हो गई थी। लेकिन जो नेक्स्ट जो हमारा जो चेयरमैनशिप है इंडिया की जो 2023 की जो मीटिंग होने वाली है वो इंडिया में होगी, अराउंड दिल्ली में ही होगी मिड 2023 में, यानी इसी साल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इंडिया अगर चेयर कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। राइट, तो 2023 की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है और दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है। 2023 के मिड में ये होगा। अर्लियर ये इस यानी कि 22 में जो मीटिंग हुई थी उसमें समरकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। तो ये दोनों डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लास्ट टाइम का और जो अभी नेक्स्ट होने वाला है वो। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारा SCO के साथ कैसा रिलेशनशिप है और किस तरीके की काम वहाँ पे होती है। तो ये एक्चुअली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एंटी टेरर, इसका एक एंटी टेरर एक ग्रुप भी है इसके अंदर जिसको रैट्स कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एंटी टेररिज्म को टैकल करने के लिए है क्योंकि हम समझते हैं कि अब द सीन ये है कि पाकिस्तान ही टेरर का सोर्स है, पाकिस्तान ही इसका मेंबर है। तो कैसे हम टेरर को फाइट करेंगे, तो ये तो बड़ा ऑक्सीमोरन टाइप की बात हो जाती है, बट स्टिल कि ऐसा काम करना है, यहाँ पे हमें टेरर को फाइट करना है। अब SCO के बारे में देखते हैं क्या क्या है। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट्स इसकी पार्टी होगी, यानी कि SCO में कोई ऐसा मेंबर, कोई NGO, कोई ऐसी बॉडी, कोई कोई कॉरपोरेशन ऐसा इसका मेंबर नहीं हो सकता। सिर्फ गवर्नमेंट्स होगी, यानी स्टेट जो है वो इसकी पार्टी होगी। 2001 में इसको बनाया जाता है। SCO चार्टर, ये जो चार्टर है ये लाइक जैसे हमारे अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है। सेम वे जो जितनी भी रीजनल बॉडीज होती है उनका एक अपना चार्टर होता है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो बॉडी कैसे काम करेगी, किस तरीके के उसके मेंबरशिप होंगे, ये सारे कुछ उसमें लिखा होता है। वो 2002 में साइन होता है, 2003 में वो फोर्स में आ जाता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में फोर्स में आ जाता है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका एम है पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया और यूरेशिया, ये जो पूरा रीजन है इसमें ये मेंटेन करेंगे पीस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसको नेटो का, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो है, जिसके अंदर वेस्टर्न यूरोप एंड USA जो उसका मेंबर, ये सारे उनके मेंबर्स हैं, उसका काउंटर वेट माना जाता है इसको, SCO को। क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना, US का जो नेक्स्ट, अभी तो US एंड पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मिल करके फाइट कर रहा है रशिया के साथ, पर रशिया के अलावा उनका एक और टारगेट भी है चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना ने उनके अटैक को काउंटर, अटैक मीन्स नॉट द लिटरल अटैक, मतलब कि अगर कभी वो ट्रेड ब्लॉक्स लगाते हैं या फिर सैंक्शंस लगाते हैं तो वो इस उसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे SCO इन्होंने बनाया है, जिसको नेटो का काउंटर वेट भी कहते हैं। राइट, उसके बाद इसकी जो मेंबर्स है, 8 मेंबर्स है जो हमें जानना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ये 8 मेंबर्स हैं। चाइना, इंडिया, ताजिकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान। अब यहाँ पे हम देखें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के मेंबर्स थे पहले से भी। हमने इसमें जोड़ा क्या? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये तीन हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। रशिया के अलावा चार और दूसरे कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी रशिया के यानी यूएसएसआर के पार्टी थे। यूएसएसआर का जो ब्रेकअप है 1991 में, यूएसएसआर ब्रेक हो जाता है और वो डिसमेंटल होकर के छोटी छोटी कंट्रीज में बन जाता है, राइट। और ये एक सोशलिस्ट स्टेट होता है 1991 तक, लेकिन उसके बाद ये फिर से ओपन अप हो जाता है क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाती है। और ऐसा इसको इस इंसिडेंट को, जो ये ब्रेकअप हो जाता है, इसको ऐसे कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट, यानी एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। इसमें यह ऐसा माना जाता है कि सोशलिज्म जो है वो हार चुका है एंड कैपिटलिज्म जो है वो जीत चुका है, क्योंकि सोशलिस्ट स्टेट जो अब यूएसएसआर ही उसका फ्लैग बियरर था। सोशलिज्म का जो फ्लैग बियरर था वो यूएसएसआर ही था, और यूएसएसआर अब डिसमेंटल हो चुका है। तो ऐसा माना जाता है कि सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म में जो फाइट चल रही थी, जो वर्ल्ड वॉर्स या कोल्ड वॉर, इसमें जो फाइट चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है एंड कैपिटलिज्म जो है वो जीत चुका है। ठीक है ना? ऐसा जस्ट एक ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी या एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट ऐसा कहा जाता है, उसके अंदर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उन उन दोनों का जो आउटकम है वो ये है कि कैपिटलिज्म जीत चुका है, राइट। इसकी जो सेक्रेटेरिएट है, जो एससीओ की, वो बीजिंग में है, राइट। और इसका जो रैट्स है, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए है, उसका जो हम कह सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद में, यानी ताशकंद में ये बेस्ड है ये रैट्स। ठीक है। और ताशकंद कहाँ? उज्बेकिस्तान में है। इंडिया एंड पाकिस्तान जो है 2017 में इसके मेंबर बन जाते हैं। ईरान जो है अगला मेंबर बनने वाला है इस साल। ईरान इसका मेंबर बन सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान इसका मेंबर बन सकता है नया। एंड बाकी सारे 8 इसके मेंबर्स ऑलरेडी हैं। चाइना से ही रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीआरआई, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये चाइना का एक बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि विजनरी प्रोग्राम है, एक आइडिया है, जिससे चाइना क्या पूरे वर्ल्ड में अपनी पैर पसारना चाहता है। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने नाम सुन रखा होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये है क्या? चाइना जो है अपना ट्रेड रूट्स बना रहा है। ट्रेड रूट्स ही नहीं है सिर्फ, एक कह सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिल करके अपनी एक ग्रुप बनाना चाहता है जिसमें वो अपना ट्रेड करेगा। क्योंकि ट्रेड करने के लिए आपको प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन को जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसको खपत करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए आपको कंज्यूमर चाहिए। तो जितने कंट्रीज़ के साथ चाइना जो है अगर उनके साथ डील कर रहा है, तो उनके साथ फिर ये अपनी चीज़ें यानी जो प्रोड्यूस करेंगे वो आसानी से वहाँ पे बेच सकते हैं। प्लस चाइना का अपना एक वहाँ पे एक कह सकते हैं कि डोमिनेंस, हेजीमोनी भी हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा, जैसे हम देख सकते हैं। और चाइना का ये बहुत ही एग्रेसिव आइडिया है, क्योंकि इसने उस तरीके से जो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, उसको कैप्चर कर लिया है, राइट। तो इस तरह बांग्लादेश को भी ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ के पोर्ट को भी, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे करके ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इस तरीके से अपने टेंटिकल्स फैला रहा है, राइट। इसमें ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज, ऐसा चाइना का मानना है। सी चाइना में जो है वो फ्री प्रेस नहीं है। तो हमें पता नहीं चलता कि चाइना के अंदर आखिर चल क्या रहा है एग्जैक्टली, पर ऐसा मानना है चाइना के अकॉर्डिंग कि 150 कंट्रीज उसके अंदर होंगी। इसमें ये काम क्या करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में? ये रेलवे रोड्स बनाएंगे, रेलवे बिछाएंगे, मैरीटाइम पोर्ट्स होंगे, पावर ग्रिड्स होंगे, ऑयल गैस पाइपलाइन होंगे। इस तरह की सारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से इस्टेब्लिश की जाएगी ताकि ट्रेड आसानी से किया जा सके, राइट। इसके दो पार्ट हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। एक तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, जो जो पहला सिल्क रोड था, पुराना सिल्क रोड, उसी के ऑलमोस्ट पैरेलल चलेगा ये, क्योंकि वो एक ट्रेड रूट है जो काफ़ी पुराना है, सिल्क रोड। और क्योंकि वो इसलिए चेंज नहीं होता है, वो काफ़ी लंबे समय से वो चेंज भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, पासेस हैं, जो नेचुरल पाथवे हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सिल्क, उसी के अलाइन में वो सिल्क रोड है पुराना जो हमारे पास है। तो नया वाला भी उसी के साथ साथ ही बनाएंगे। एंड 21st सेंचुरी की जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, मैरीटाइम सिल्क रोड में क्या है कि ये चाइना अपने साउथ चाइना सी प्लस इंडियन ओशन में अपना ये चाहता है कि इसका कह सकते हैं कि एक डोमिनेंस हो। डोमिनेंस होने से इसको फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये ईजिली इससे इसका काफ़ी पैसा बचेगा, और चाइना का, और आसानी से ये ट्रेड रूट फॉलो कर सकते हैं, जो कि श्रीलंका और फिर अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज़ में आसानी से ये अपनी चीज़ें वहाँ पे सेल कर सकते हैं, राइट।
देन बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक भी अगेन एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है ना। और इसका नाम काफ़ी लंबा सा होता है, जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है बिम्स्टेक का पूरा नाम, ठीक है ना। इसमें 2023 के लिए इसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इसकी ग्रुपिंग में जस्ट ये इग्नोर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि 2023 में जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जाएगा। फिफ्थ बिम्स्टेक जो है वो कोलंबो 2022 में हुआ है, यानी श्रीलंका कोलंबो, यानी कि श्रीलंका, ठीक है ना, कोलंबो में हुआ है। जो नेक्स्ट है वो थाईलैंड में होगा, जो सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट होगा वो थाईलैंड में होगा 2023 में, राइट। और इसका जो जो थीम होगा प्रॉस्परस रिजिलियंट एंड रोबस्ट एंड ओपन बे ऑफ बंगाल रीजन, ये इसका थीम होगा नेक्स्ट जो बिम्स्टेक हम मनाने जा रहे हैं, जो समिट होगा उसका। बिम्स्टेक है क्या? तो इसके अंदर पहले तो 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये इंडिया के चारों तरफ के ही कंट्रीज हैं। जैसे कि देखिए बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, नेपाल है, श्रीलंका है, एंड ये सर म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं। हमने देखा कि जो एससीओ थे उसमें 8 कंट्रीज थी, यहाँ बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं, राइट। एशियान में 10 कंट्रीज हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे हो सकता है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एशियन एंड ये जो बिम्स्टेक है, ये दोनों के दोनों ही बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक के थाईलैंड में है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही आते हैं निकल के, राइट। इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका में है, एससीओ का सेक्रेटेरिएट हमने देखा बीजिंग में था, इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका में है, ठीक है ना। इसके साथ क्योंकि बिम्स्टेक में जो हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, इसके पास काफ़ी पॉपुलेशन है, तो इन सारे पॉपुलेशन ही तो मार्केट है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो उसका जो भी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि मशीन से तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑटोमेशन है, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, तो प्रोड्यूस तो कर लेते हैं बहुत फास्ट रेट में, बट दे नीड कंज्यूमर्स टू कंज्यूम देयर प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए कंज्यूमर कहाँ मिलेंगे? उन कंट्रीज में जिनके पास पॉपुलेशन है। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। चाइना ने तो एक्चुअली काफ़ी सारा ट्रेड जो है वो रोक रखा है, क्योंकि चाइना में गूगल नहीं है, चाइना में ट्विटर नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन बेस्ड जो कंज्यूमर है, जो पॉपुलेशन उस प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती है, वो तो चाइना ने रोक रखा है। चाइना का खुद का अपना ये सारे जो सोशल मीडिया है वो चाइना का अपना है, तो वो किसी और को अलाउ नहीं करता है। पर दूसरी कंट्रीज में इंडिया के पास, ऑब्वियसली इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न कह सकते हैं, राइट। तो क्योंकि हमारे पास अपनी कोई डेटा लोकलाइजेशन की भी फैसिलिटी नहीं है। इनफैक्ट जो मिनिस्ट्रीज में जो मिनिस्टर है वो भी गूगल का ही ईमेल यूज़ करते हैं ना, उसी की इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम गूगल यूज़ करेंगे तो फिर कितना सिक्योर हो पाएगा ये सब, राइट। तो बिम्स्टेक के जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका में है। देन उसके बाद हम सेवा देखते हैं। बिम्स्टेक के बारे में हमने देख लिया, इतना काफ़ी होता है। तो उसके बाद सेवा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है, यानी विमेंस को लेकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की चीज़ है, जिसमें वो उनको रोज़गार देना, उनकी उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए ये काम करती है। अब रिसेंटली क्या एलाबेन भट्ट, जिन्होंने ये फाउंड किया था सेवा को, जो सेवा ऑर्गेनाइजेशन है इसको फाउंड किया था, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो आपको ये बस याद रखना है कि एलाबेन भट्ट कौन है, ये जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो सेवा है उसको फाउंड किया था, इसकी फाउंडेशन इन्होंने ही करी थी। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो न्यूज़ में ही है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस के, एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअली अभी हमने देखा है कि इंडिया जो है वो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो उसको हर फील्ड में लाना चाहती है, राइट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है जो गवर्नमेंट है। तो इसीलिए स्पेस सेक्टर जो है हमारा, क्योंकि हम देखते हैं कि यूएस में जो स्पेस सेक्टर है उसके अंदर प्राइवेट बॉडीज का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे नासा तो है ही, प्लस वहाँ पे स्पेस एक्स भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट जो है प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहती है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो, क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं तो स्टार्टअप होते हैं, फिर वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट भी चाहिए, प्रॉफिट से कॉस्ट कटिंग होती है, फिर प्रॉफिट के लिए आपको इनोवेट करना पड़ता है, कंपटीशन में रहने के लिए आपको हमेशा ग्रोथ में रहना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, फिर जो स्पेस सेक्टर है वो जल्दी ग्रो कर सकता है। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये एक स्टार्टअप है जिसने एक रॉकेट बनाया है, विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम एस नाम की रॉकेट बनाई गई है, ठीक है, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। नाउ द थिंग इज कि ये पहली बार ऐसा रॉकेट बनाया गया है इंडिया में
जो इंडियन कंपनी ने बनाया है और इसको लॉन्च भी किया है। जिस मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है उसको कहते हैं प्रारंभ मिशन। ठीक है, विक्रम एस उस रॉकेट का नाम है, स्काई रूट वो कंपनी है। तो ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नथिंग है इसकी, इसमें जो 3 सैटेलाइट्स ये लेके जाएगा, मेड बाय किड्स स्पेस किड्स इंडिया। इसमें बच्चों ने भी इंट्रोड्यूस इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है, बच्चों ने मिल करके ऐसे सैटेलाइट्स बनाए होते हैं, उनको भी भेजते हैं। अब बच्चों को अगर हम इसमें शुरू से ही अगर हम इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो कल को हमारे को ब्राइट बच्चे इस सेक्टर में मिलेंगे, तो कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है वो आगे चल कर के यानी 5-10 साल 15-20 साल में आने वाले टाइम में काफ़ी जल्दी ग्रो कर सके। राइट। तो ये हमने देखा कि प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रारंभ मिशन क्या है? तो इसके अंदर प्रारंभ मिशन क्या है कि जो हमने सैटेलाइट छोटे-छोटे बनाए हैं वो स्पेस में डालने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है अपना काम, इसलिए इसको प्रारंभ कहते हैं। प्रारंभ का मतलब ये होता है स्टार्ट करना। कैरिंग 3 पेलोड्स इनटू स्पेस, एक 2.5 किलो का भी पेलोड है जो कि बच्चों ने बनाया है, जो छोटा सैटेलाइट है 2.5 किलो का, वो भी वहाँ पे लेके जाएँगे। इसरो की हेल्प से ही किया जा रहा है क्योंकि कोई भी प्राइवेट प्लेयर के पास जो बेसिक फैसिलिटी है वो तो नहीं है, तो वो इसरो प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना? तो इसरो के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये लोग यूज़ करेंगे और इन स्पेस हम जानते हैं इंडियन इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये क्या प्राइवेट सेक्टर प्लस इसरो के बीच का एक गैप है जो इस ऐसे ब्रिज का काम करती है। प्राइवेट सेक्टर एंड इसरो के बीच में ब्रिज का काम करेगी। तो कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, अगर वो उसको कुछ बनाना है तो थ्रू इन स्पेस वो इसरो से कांटेक्ट करेंगे। राइट। कोरोनल होल्स, अब ये एक्चुअली ये एक स्माइली की तरह दिख रहा है। ठीक है ना? इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था कि सन में ऐसे होल बने हैं। ये डार्क स्पॉट्स होते हैं जो जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इसकी वजह से ये इसका जो स्माइली जैसा रिजेंबलिंग आइज एंड ए स्माइल जैसा फिगर बन गया, इसलिए इसको ये काफ़ी न्यूज़ में आ गया। इस पूरे सिस्टम को कोरोनल होल कहते हैं क्योंकि ये डार्क स्पॉट्स होते हैं जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ही कम हो जाता है। तो इसलिए इसकी ये काफ़ी न्यूज़ में था। देयर आर रीजन्स सन, ये तो ठीक है, लो टेम्परेचर होते हैं वहाँ पे, लास्ट बिटवीन फ्यू डेज़ टू मंथ तक भी जा सकता है वो। इम्पोर्टेंट इज़ अंडरस्टैंडिंग द स्पेस एनवायरनमेंट, ये स्पेस एनवायरनमेंट को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। अब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होते हैं? अब जैसे ही वो टेम्परेचर कम होते हैं उसी समय वो स्टॉर्म्स सन से निकलती हैं, जियोस्टॉर्म। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। अब सीन क्या है कि सन की जो टेम्परेचर काफ़ी हाई होती है तो उससे डिफरेंट टाइम्स पे चार्ज पार्टिकल्स के एक एक स्टॉर्म यानी कि तूफान जैसी चीज़ निकलती है, और वो क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है तो वो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, और जब भी ऐसा स्टॉर्म आता है तो आसपास के प्लैनेट्स को अफेक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी है, इसकी इनहेरेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ पे आते हैं वो अर्थ के ऊपर मतलब अर्थ तक पहुंचते हैं और फिर वो पोल्स पे, क्योंकि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे ऐसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पे एंटर करती हैं, फिर यहाँ से बाहर निकलती हैं। इस तरीके से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब सपोज़ ये यहाँ पे सन है तो यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल्स आएँगे वो इसी मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए, पोल से होते हुए हमारे अर्थ के अंदर चले जाते हैं और हमारा अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट सेफ रह जाता है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ कि मैग्नेटोस्फीयर जो है अर्थ का वो हमें इन चार्ज पार्टिकल से बचा लेता है। जैसे ओज़ोन हमारे को बचा लेता है अर्थ के यूवी से, वैसे ही मैग्नेटोस्फीयर जो है हमारा बचा लेता है हमारे को अर्थ के मैग्नेटिक स्टॉर्म से, जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं। तो ओज़ोन ने हमें बचाया, स्ट्रेटोस्फेयर ने बचाया हमें यूवी से, और मैग्नेटोस्फेयर ने हमें बचाया है चार्ज पार्टिकल के स्टॉर्म से। ज़ीनो ट्रांसप्लांटेशन ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब ज़ीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे जो ह्यूमन की जो ऑर्गन्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो उनके लिए यहाँ पे हम ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि जिससे एनिमल्स की जो ऑर्गन्स है उसको ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा सके, ज़ीनो ट्रांसप्लांटेशन। अब इसमें क्या है कि एक पिग है, उसके उसको ग्रो किया जाएगा, उसको प्रॉपर्ली पहले उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा, फिर उसको ग्रो किया जाएगा किसी फार्म में, फिर उससे ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए जाएँगे, फिर वो किसी ह्यूमन को दिया जाएगा। और ये पहली बार ऐसा टेस्ट कर लिया गया है, जिसमें कुछ 60 आवर्स तक वो जो हार्ट है, वो बीट कर रहा था। इसका मतलब है कि आगे चल के और भी ये काम किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी जैसे इम्प्रूव करेगी वैसे। तो ज़ीनो ट्रांसप्लांटेशन इज़ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम एनिमल टू अ डिफरेंट एनिमल, क्योंकि हम भी तो एनिमल ही हैं।
तो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, लेकिन दोनों अलग स्पीशीज है। तो यहाँ पे जैसे एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में देना इज क्वाइट इजी, क्योंकि जो बॉडी है वो एक्सेप्ट कर सकती है, ऑलमोस्ट सेम ही हमारा पिकअप है हमारे सारे ह्यूमन बीइंग का। पर एक पिग से निकाल करके एक ह्यूमन में लगाना ये काफ़ी टफ काम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है हमारी बॉडी की वो रिजेक्ट कर देती है कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट। उसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट्स बनाए जाते हैं। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ये यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो रिलीज करती है। बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही पूछा जाएगा। मथुरा वृंदावन कार्बन न्यूट्रल टारगेट 2041। अब जो मथुरा वृंदावन का जो एरिया है वो एक टूरिस्ट स्पॉट में टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अब टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पे डेवलप किया जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, फिर वहाँ पे पॉल्यूशन होगा। उस एरिया को पॉल्यूशन से बचाने के लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा गया है 2041 तक। हमारा जो अपना टारगेट है पूरी कंट्री का नेट जीरो का 2070 तक है। ठीक है ना, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आगे आई थिंक यहाँ पे है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और पर जो मथुरा वृंदावन जो जोन है उसको नेट जीरो करने का टारगेट है 2041 तक। अब उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अलाउ करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसा फर्स्ट सच कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए किया जा रहा है इंडिया में, मथुरा वृंदावन कृष्ण जी की नगरी है। ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन में का मतलब होता है कि जितना इमिट किया जाएगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि आप वहाँ पे ट्रीज लगा सकते हैं तभी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके की प्लान है हमारा। जो मोर देन 70 कंट्रीज हैव प्रॉमिस टू बिकम नेट जीरो बाई 2050 तक भी काफ़ी सारे कंट्रीज जो है वो नेट जीरो बनाने की अपने आप को, उनकी जो इकोनॉमी है उसको नेट जीरो टारगेट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमारा 2070 तक है, जो COP26 में शर्म शेख जो इजिप्ट में हुआ है लास्ट टाइम उस पे, सॉरी शर्म शेख नहीं, ग्लासगो ग्लासगो में 26 हुआ था, शर्म शेख हुआ है 2017। जो कॉप हुआ है वो शर्म शेख इजिप्ट में हुआ है। ठीक है ना, और ग्लासगो में हुआ था 26, जहाँ पे मोदी जी ने पंचामृत की का भी आइडिया दिया है, प्लस 2070 तक नेट जीरो का भी टारगेट रखा है। अब हम कुछ टारगेट्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 500 गीगावाट जो है 2030 तक हमें अचीव करना है, ये सारे उसी के टारगेट्स हैं। ठीक है ना, 50% ऑफ एनर्जी जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे, रिन्यूएबल सोर्सेज से लेंगे 2030 तक। अगेन 2030 तक हमें जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है 1 बिलियन टन्स को घटा लेना है उसको। इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी 45%, यानी जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें कार्बन की इंटेंसिटी होती है। ठीक है ना, तो ये पहले 35% ही था, लेकिन अभी हम उसको 2030 तक बढ़ा करके 45% करने की कोशिश करेंगे। यानी हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके उसके अंदर जो कार्बन एमिशन है उसके परसेंटेज को हम कम करेंगे। 2070 तक इंडिया जो है वो नेट जीरो बन जाएगा। उसके बाद नेट जीरो का हमने पहले ही देख लिया है क्या होता है। चाइना जो है उसने नो न्यू प्लेज, यानी कि वो 2060 तक नेट जीरो करने की का प्लान है इसका, चाइना का। यूएसए का जो अभी तक 2050 तक का प्लान है, और इंडिया का 2070 तक का प्लान है। तो ये आपको चाइना का 2060, यूएसए का 2050, इंडिया का 2070, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया एक सिस्टम आया है जो कि 27th कॉप जो है हमारा शर्म शेख में इजिप्ट में, वहीं पे ये आया है मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। ये पहली बार ऐसा कोई सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है जो मीथेन के एमिशन को ट्रैक करेगा पूरे ग्लोबल लेवल पे। ठीक है ना, जो यूएन ने बनाया है, तो यूएनईपी का ये यूएनएफसीसीसी का ये प्रोग्राम होता है कॉप्स 27 26 जो भी ये अभी चला, अभी लेटेस्ट 27th है। ठीक है ना, मार्स बना रहे हैं, यानी कि उसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको मार्स कहते हैं, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। राइट, ये सब पहली बार है जो किसी मीथेन के एमिशन को ट्रैक करेगा ग्लोबल लेवल पे। राइट, उसके बाद हम कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लें, जैसे हरित धारा। अब हरित धारा क्या है कि इंडिया के हम जानते हैं कि जितने भी पशु है, जो एनिमल्स हैं, वो फीड खाते हैं, वो घास खाएंगे, ग्रासेस। ठीक है ना, फिर वो सपोज उनका जो ये स्टोमक है तो इसके अंदर ये जो ग्रासेस है इसमें फाइबर होता है बहुत सारा। अब इसमें डाइजेस्ट होगा, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, प्रॉपर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो उस ग्रास को, उस फाइबर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है, और वो होता है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन होगा तो इसके अंदर होगा डाइजेशन उस फाइबर का, राइट, जो भी ये एनिमल खाता है। और फर्मेंटेशन से जब फर्मेंटेशन होता है तो बचता है CH, जो बनता है CH4। ठीक है ना, तो CH4 जो है ये एनिमल, कोई भी एनिमल है वो रिलीज करेगा।
राइट। अब जब रिलीज करेगा तो उससे एटमॉस्फेयर में मीथेन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती है। तो इसीलिए जो लोग भी जो अगेंस्ट जाते हैं इसके, जो फार्मिंग है, जो बीफ के अगेंस्ट जाते हैं, वो उनका ये भी कहना है कि जो अगर हम एनिमल्स को ज़्यादा सिर्फ उनको खाने के पर्पज से अगर हम एनिमल्स को की फार्मिंग करेंगे तो उससे मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में। तो इसके लिए हरित धारा ऐसा फीड है जो अगर खिलाया जाए एनिमल्स को तो उससे जो मीथेन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। एंटी मिथेनोजोइक सॉरी मिथेनोजेनिक फीड है जिससे मीथेन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसका नाम है हरित धारा। हरित धारा एक फीड है, एक घास जैसी चीज़ है जो खिलाएंगे अगर हम एनिमल्स को तो उससे जो मीथेन की प्रोडक्शन है वो 17 से 20% तक कम हो जाती है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। राइट, ये इंडिया ने हमने बनाया है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट, ये ग्राउंड वाटर के रिसोर्स असेसमेंट है। इसमें क्या हमारे इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर के क्या स्टेटस है उसके बारे में देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये जो रिपोर्ट है वो आता है। एंड ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है, जो बारिश होती है, नदियों का पानी है, वो धीरे धीरे सीपेज के थ्रू अर्थ के अंदर नीचे जा करके एक्वीफर्स में जमा हो जाता है। क्योंकि ऊपर के जो रॉक्स है वो काफ़ी पोरस है, नीचे के रॉक्स काफ़ी हार्ड है, तो फिर उससे के नीचे ज़्यादा वो उसकी पर्कुलेशन हो नहीं पाएगी वाटर की, तो एक लेवल पे जाके वाटर जमा हो जाएगा, वही ग्राउंड वाटर है। और वही फिर हम जो ट्यूबवेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, उससे जो पानी आता है हमारे को वहीं से मिलता है। 87% ऑफ टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इरिगेशन यूज़ के लिए, यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन बेस्ड पे है, एग्रीकल्चर इरिगेशन पे बेस्ड है। और उसमें से जो इरिगेशन जो हम करते हैं वो 87, यानी कि ग्राउंड वाटर हम जितना निकालते हैं उसका 87% हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कनाल सिस्टम और रिवर्स जो हमारे पास है उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यानी ग्राउंड वाटर जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका 87% इरिगेशन को जाता है, यानी इरिगेशन सबसे बड़ा रीज़न है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का। स्टेट वाइज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे मोर देन 100%, कहने का मतलब कि जितना ग्राउंड वाटर में जमा पानी जा रहा है सीपेज के थ्रू उससे ज़्यादा पानी वो निकाल ले रहे हैं। यानी फाइनली वाटर टेबल उनका धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, ये सारे स्टेट्स। उसके बाद जो दूसरे स्टेट्स लाइक दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, यूटीज ऑफ चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, ये सारे 60 to 100% के पास ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लस दूसरे जो बाकी स्टेट्स हैं वो 60% से कम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर, फोर्थ ऑफ द टोटल ग्लोबल विड्रॉल। मतलब इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि 25%, फोर्थ मतलब ये 25% जो ग्राउंड वाटर है वो ऑलमोस्ट इंडिया, पूरे ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का 25% इंडिया में होता है और इंडिया सबसे ऊपर है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे चीज़ें देखी। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, जो कि नवंबर के फर्स्ट वीक का सेकेंड वीडियो है। ये थर्ड वीडियो भी आपको जल्दी इसके बाद ही मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें एक बार हम जस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन देखा हमने, इसमें इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता है और ग्राउंड वाटर जितना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका 87% जो है वो हम इरिगेशन में यूज़ करते हैं। देन हम हरित धारा के बारे में हमने देख लिया है कि हरित धारा एक फीड है जो मीथेन प्रोडक्शन को कम करेगा और दूध की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। प्लस मार्स एक हम कह सकते हैं कि मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि COP27 से आया है और ये यूएन का इनिशिएटिव है। राइट, उसके बाद हमने देखा कि जो चाइना की जो नेट जीरो की जो टारगेट है वो 2060 है, यूएस का 2050 है, इंडिया का 2070 है। राइट, प्लस जो COP27 में हमने COP26 में सॉरी हमने 2070 का जो प्लान रखा था नेट जीरो का, ये COP26 में आया है। राइट, उसके बाद हमने जो मथुरा वृंदावन जो न्यूट्रल टारगेट है हमारा 2041 का, ये डेट भी पूछ सकता है और नेट जीरो एमिशन क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा फर्स्ट ऐसा हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिस पे हम ये सारे प्लान लगाने जा रहे हैं। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है वो यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो रिलीज करती है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन जिसमें कि एक पिग के हार्ट को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करा जाएगा। राइट, उसके बाद जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म हमने देख लिया, ये सन से रिलेटेड है। उसके बाद डार्क स्पॉट्स भी हमने देख लिए हैं, कोरोनल होल्स भी देख लिया है, ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको कोरोनल होल्स कहते हैं। ठीक है, देन प्रारंभ मिशन है जिसमें हम स्पेस में अपने प्राइवेट रॉकेट के थ्रू हम अपने सैटेलाइट्स भेजेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो विक्रम-S है। स्काई रूट जो है वो एक छोटी सी कंपनी है, स्टार्टअप है ये स्पेस सेक्टर में जिसने लॉन्च किया है।
राइट। उसके बाद सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, जिसकी फाउंडर इलाबेन भट्ट, इनका अभी रिसेंटली डेथ हो गया है। ये एक गांधीयन थी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। बिम्स्टेक के लिए हमने देख लिया कि इसमें 7 मेंबर्स हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसका फाउंडेशन होता है, ढाका में इसका सेक्रेटेरिएट है। और इसका जो मेंबर है, इसमें हम देख सकते हैं भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड सॉरी म्यांमार एंड थाईलैंड, बांग्लादेश, ये सारे। यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान एक ही जगह पे है हमारे साथ, वो है एससीओ, क्योंकि वहाँ पे चाइना है तो चाइना ने उसको ले लिया है साथ में, ताकि एक काउंटर वेट किया जा सके। राइट। लेकिन सेकंड है बिम्स्टेक, तो हमने देख ही लिया जस्ट अभी। 2023 में जो है मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। ये फिफ्थ बिम्स्टेक जो हुआ है वो कोलंबो यानी कि श्रीलंका में हुआ है। जो नेक्स्ट होगा वो थाईलैंड, यानी कि सिक्स्थ जो होगा वो थाईलैंड में होने वाला है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है। ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक मैरीटाइम एंड एक लैंड रूट के लिए। उसके बाद हमने देखा है कि ये एससीओ है, जिसमें 8 मेंबर होते हैं। यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, इंडिया दोनों एक साथ है, जो दोनों 2017 में इसके मेंबर बनते हैं। और ईरान जो है 23 में इसका नया मेंबर बनने जा रहा है। प्लस रैट्स इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरर से फाइट करने के लिए बनाया गया है। इसका रशियन जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो रशियन एंड चाइनीज़ है। यहाँ पे इंडियन कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है ना। और इंग्लिश भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन एंड चाइनीज़ है। पर अगर आप एससीओ की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इंग्लिश में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है ना। देन हमने देखा ये सारा कुछ हमने देखा। इसको नेटो का काउंटर वेट भी कहते हैं एससीओ को। तो ये सारे कुछ हमने यहाँ पे चीज़ें देखिए। 2023 का जो जो होस्ट है वो इंडिया होने वाला है, और 22 का जो था वो समरकंद यानी उज्बेकिस्तान था। राइट। तो ये सारे हमने देखे, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे सिर्फ नवंबर का ही करंट अफेयर्स नहीं है ये, इसमें मैं जनवरी के, फेब के, इन सब से भी जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करते जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले ऑलमोस्ट 1 साल का करंट अफेयर्स तो होना ही चाहिए। तो दिसंबर तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर किया जाएगा, और उसमें मैं जनवरी से लेकर के या फिर लास्ट दिसंबर से लेकर के इस दिसंबर तक का, यानी 1 साल का करंट अफेयर्स, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आप एग्जाम में जाने से पहले जितने भी करंट अफेयर्स के इश्यूज होते हैं वो प्लीज़ देख के जाएं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। देन ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।